इंडिया गठबंधन के आगे बीजेपी के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे बीजेपी का खाता खुलना भी मुश्किल हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में आपको आंकड़ों के जरिए पूरी डिटेल बताएंगे, तो निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। हम लोग अब वीडियो के टॉपिक पे सीधे आ जाते हैं और बात करते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं और वहाँ पे कितने परसेंट की वोटिंग होती है और कितने परसेंट वोट बीजेपी को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला राज्य है जो इंडिया गठबंधन के लिए सबसे मजबूत राज्य दिख रहा है, वो है केरल। वहाँ पे 2019 के अगर आंकड़ों से ही अगर आप कंपेयर कीजिएगा, अगर आप 2019 के आंकड़ों से तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा, तो केरल में लगभग 2.25 करोड़ वोटर थे और वहाँ पे बीजेपी को केवल 13% वोट मिला था और सीट वहाँ पे बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया था। और इस बार भी 2024 के चुनाव में भी शायद बीजेपी का खाता केरल में नहीं खुल पाएगा। दूसरा राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लगभग 6 करोड़ वोटर हैं और वहाँ पे बीजेपी को केवल जो वोट मिले थे परसेंटेज के हिसाब से वो मिले थे लगभग 3.5%। और ये वोट इतने कम होते हैं कि आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीट जीतना तो दूर की बात है, जमानत बचा पाना भी बीजेपी के लिए तमिलनाडु जैसे राज्य में मुश्किल हो रही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो तीसरा राज्य है पंजाब, जहां पे लगभग 2 करोड़ के आसपास वोटर हैं और वहां पे बीजेपी को पिछली बार 10% वोट मिला था और सीट मिली थी 2, जबकि वो शिरोमणि अकाली दल यानी एसएडी के साथ गठबंधन करके एनडीए के साथ लड़ रही थी बीजेपी। तब की हालत पंजाब में 2019 में हुई थी और इस बार तो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के साथ पंजाब में नहीं है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अगर हो जाता है तो पंजाब में जितनी सीटें हैं वो सारी की सारी सीट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बड़े मार्जिन से जीत सकती है। तो कुल मिला के इन 3 राज्यों में जो वोटर है वो कुल भारत के कुल वोटर का 12% वोटर पंजाब, केरल और तमिलनाडु में है और इनमें से बीजेपी को केवल 2 सीट मिली थी। इन 3 राज्यों में 2 सीट मिली थी, लेकिन 2024 का अगर हम देखें तो यहाँ पे बीजेपी को एक भी सीट मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन आप लोग अंत के आंकड़े के लिए जरूर रुकिएगा, अंत का जो आंकड़ा आएगा वो एकदम दिलचस्प होगा, जो आप लोग देखिएगा तो जरूर चौंक जाइएगा। उससे पहले निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है ताकि मैं जब अगला वीडियो बनाऊं तो आपके टाइमलाइन पे ऑटोमेटिक आ जाए। इसके बाद कुछ और राज्यों पे हम लोग आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश जिसमें वोटर जो थे वो लगभग 4 करोड़ वोटर थे और बीजेपी को केवल वहां पे वोट मिला था 1%। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 1% वोट मिला था आंध्र प्रदेश में और वहां पे बीजेपी खाता नहीं खोल पाई थी। उड़ीसा में लगभग 3.25 करोड़ वोटर हैं और बीजेपी को 38% उड़ीसा में वोट मिला था, 8 सीट जीत पाई थी उड़ीसा में। तेलंगाना में 2019 में बीजेपी को 3 करोड़ वोट में से मात्र 19% वोट मिला था और 4 सीट जीत पाई। यानी कि अगर इनको भी हम देखें तो 11% वोटर जो थे उनमें से बीजेपी को केवल 8 सीट मिली, माफ कीजिएगा 12 सीट मिली। और अगर इन 6 राज्यों की बात करें तो यहाँ पे 23% वोटर होते हैं और इन 23% वोटर में मात्र बीजेपी को मिली थी सीटें 14। यानी कि देश की एक चौथाई आबादी जो वोट की थी 2019 में, उसमें बीजेपी को केवल 14% सीट मिली थी। और अगर वोट परसेंट देखें तो वोट परसेंट लगभग आप मान के चलिए कि 20% से नीचे थी इन 6 राज्यों में। अब ऐसे में एक आंकड़ा आता है बराबर की बीजेपी के पास 37% वोट है और विपक्ष के पास 63% वोट है और इस तरीके से विपक्ष जो है वो बीजेपी को हरा देगा। और जाहिर सी बात है अगर इस आंकड़े में केमिस्ट्री जम जाए, क्योंकि ये तो एक गणित का आंकड़ा है कि 1+1 हमने जोड़ दिया तो ये 2 हो जाएंगे, लेकिन राजनीति में आंकड़ों का ही खेल नहीं होता है, केमिस्ट्री का भी एक बड़ा रोल होता है। उस लिहाज से अगर आप देखिएगा आंकड़ों के हिसाब से तो इंडिया गठबंधन बीजेपी पे बहुत भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
लेकिन यहां पे अब समझने वाली बात दूसरी है कि अगर जो 23% वोट था जिसमें से बीजेपी केवल 14 सीट जीत पाई थी, उसके बाद के जो वोट बचते हैं, यानी कि उसके बाद जो 77% वोट बचते हैं, उनमें बीजेपी ने कितने परसेंट वोट लिए थे? 77% वोट में बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर 41% 42% वोट ले लिए थे। यानी आप इसका आंकड़ा देखिएगा तो सीधे ये हो जाता है 77% के हिसाब से कंपेयर कीजिएगा तो ये 50% से ऊपर का आंकड़ा हो जाता है। लेकिन यहां पे फिर ट्विस्ट है, क्योंकि अब एनडीए तो जो 2019 में था वो तो अभी है नहीं, क्योंकि शिवसेना और जनता दल यूनाइटेड जैसे बड़े दल एनडीए से निकल चुके हैं, बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ चुके हैं। और उस लिहाज में अगर आप देखिएगा तो बीजेपी का अभी का जो वोट है, जो उस समय जो 45% था 2019 में, वो अभी घट के 41% पे आ जा रहा है। तो यहाँ पे बीजेपी ने बिहार में कुछ और गठबंधन अपना बदला है। एनडीए से जदयू निकल के गई थी, जिसका वोट परसेंट लगभग 1.45%, 1.5% के आसपास जदयू का वोट था पूरे देश के वोट के लिहाज से अगर देखें तो उससे बचने के लिए बीजेपी ने क्या किया है, इस बार बीजेपी ने बिहार में कुशवाहा को अपने साथ जोड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है आरएलजेडी है। इसके अलावा बीजेपी ने इस बार जो मांझी जी हैं, जीतन राम मांझी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी पार्टी को अपने साथ मिलाया है। और चिराग पासवान खैर पिछली बार भी थे, लेकिन फिर भी अगर देखें तो जो जदयू के जाने के बाद बिहार में नुकसान हो रहा है, वो शायद ये दोनों पार्टियां मिलकर भरपाई नहीं कर पा रही हैं। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में इसके अलावा आप लोग देखिए कि यूपी में ओपी राजभर को भी बीजेपी ने इस बार जोड़ा है अपने साथ। आप लोग इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, इससे मुझे काफी मदद मिलती है। तो देखिए कि कुशवाहा, मांझी और ओपी राजभर को बीजेपी ने एक टैक्टिक्स के लिहाज से जोड़ा है अपने साथ, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी का जनाधार काफी ज्यादा रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देखिएगा कि 77% जो वोट रह जाता है केरल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना के बाद जो 77% वोट रह जाता है, उसमें बीजेपी काफी आगे चलती हुई नजर आती है। एक कमेंट आया है, शेखर सिंह जी का एक कमेंट आया है। मनहार पटेल लिख रहे हैं, लगता है कि आपकी पत्रकारिता ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि आप न्यूट्रल नहीं हैं, आपकी पत्रकारिता एक तरफा है। देखिए, अब एक तरफा तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। एक तरफा वैसे जनता को लगता है, आप कभी भी न्यूट्रल होके बात नहीं बोल सकते हैं। जब तक आपके मन की बात बोलेंगे, आप कहेंगे हम न्यूट्रल हैं। दूसरे के मन की बात बोलेंगे तो आप कहेंगे कि आप न्यूट्रल नहीं हैं, तो वो आपके ऊपर है। देखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में 10 करोड़ वोट है, उसमें से बीजेपी को केवल 12 सीट मिली थी, जैसा कि मैंने बताया था, और 17-18% वोट मिला था। इस लिहाज से देखा जाए तो जो इंडिया गठबंधन है, जो ये दावा करता है कि उसके पास 63% वोट है, दरअसल अगर इसको आप ब्रेकअप में देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं। आप लोग कमेंट में राय दीजिए कि क्या वाकई जो विपक्ष जो दावा कर रहा है, जो इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि उसके पास 60% वोट है, क्या वाकई में आप लोगों को भी लगता है? क्योंकि आंकड़े अगर आप लोग देखिएगा तो मैंने आपको आंकड़े के हिसाब से बताया, 6 राज्यों में भारत की लगभग 23-24% वोटर हैं, वहां पे बीजेपी को मुश्किल से 12-13% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 14% आप ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन बाकी जो 76-77% वोटर जो बच जाते हैं भारत में, उनमें बीजेपी 41% 40% तक अपना जो नंबर ले जा रही है, अपने वोट परसेंट का नंबर लेके जा रही है। इस लिहाज से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो जो रिजल्ट है वो एकदम बहुत बुरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी समय से पहले चुनाव करवा सकते हैं, लेकिन मेरे नजरिए से नरेंद्र मोदी एक भी दिन अपनी कुर्सी को
पहले नहीं खाली करने वाले हैं, चाहे वो उन्हीं की पार्टी के लिए खाली करना पड़े या फिर हार के खाली करें। नरेंद्र मोदी समय से पहले चुनाव तो बिल्कुल नहीं करवाने वाले हैं, इतना कंफर्म कर लीजिए। कहा यह भी जा रहा है कि जनवरी के महीने में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, या यूं कहें कि लोकार्पण होने वाला है, और उस दौरान जो पीएमओ है, प्रधानमंत्री कार्यालय का पूरा काम अयोध्या से देखा जाएगा। एक हफ्ते तक अयोध्या में प्रधानमंत्री कार्यालय के सारे ऑफिसर रहेंगे और वहीं से पूरे देश की जो गतिविधि है उसको कंट्रोल किया जाएगा। इस लिहाज से भी अगर हम लोग देखें तो एक तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से कैश कर लेना चाहते हैं कि हाँ जी, हमारा ये प्रयास था, राम मंदिर हमने बनवाने का कसम खाया था, उसको हम अब अंतिम मुकाम तक पहुंचा दिए हैं।